नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एनसीईआरटी का वीडियो जो हम एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, ये उसी का अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 6 है। आज हम पार्ट 6 करेंगे। आज मैं काफ़ी बिजी रही दिन में, तो मेरा वीडियो ये एनसीईआरटी का नहीं जा पाया। तो अभी मैं रात में इसको बैठ के रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है एमपी वर्ग 1 के एग्ज़ाम से पहले। तो मैं किसी भी टाइम जो है इन वीडियोस को अब डालती रहूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मैं बिजी रहती हूँ, तो रात में इनको पूरा करके देना है मुझे। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि मैं किसी भी टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो छूटे ना, यानी कि कोई भी पार्ट छूटे ना। क्योंकि इस समय जो भी वीडियोज़ जा रहे हैं मेरे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है, और एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा 90% यहाँ पर चांसेस होते हैं कि एनसीईआरटी से ही ज़्यादा मतलब अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जो है क्लिक करेंगे, तभी सारे नोटिफिकेशन जो है हमारे आपको मिलेंगे। यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो जिसे भी फॉलो कीजिए, तो इस समय जो है पूरी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि उसका कोई अगर आधा फॉलो करके आधा छोड़ा तो उसमें फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहता है और एग्ज़ाम में चाहता है कि उसके साथ जो जुड़े हुए हैं तो वो मतलब अच्छे उनके मार्क्स मिले, सक्सेस उनको मिले, तो सभी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के साथ साथ मैराथन भी लेकर के चल रहे हैं। मैराथन सीरीज़, इसमें प्रैक्टिस हम करवाते हैं, टॉपिक वाइज करवाते हैं, और फिर लास्ट में कुछ मिक्स क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हो सकता है आगे हम मिक्स क्वेश्चन हटा दें, क्योंकि अब हम टॉपिक जो है, टॉपिक में आपकी पूरी थ्योरी कवर करना चाह रहे हैं, तो टॉपिक ही टॉपिक रखेंगे और पूरी थ्योरी उसमें हम कवर करेंगे। तो ये मैराथन भी आपका हो रहा है, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। और जो ये सारे वीडियोज़ हैं, इनको जो है आप डिस्क्रिप्शन में जब चेक करेंगे तो वहाँ आपको ये सारी प्ले लिस्ट जो है लगी हुई मिल जाएंगी। प्लस टेलीग्राम लिंक भी वहीं पर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के ये जो वीडियोस हैं, इनकी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। प्लस और भी जो कोर्स वीडियोज़ हैं उनके नोट्स आप वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर कई सारे नोट्स जो है अपलोडेड हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमने कल का जो पार्ट 5 था, उसमें हमने दक्षिण एशियाई जो देश हैं, समकालीन दक्षिण एशिया, तो उसके बारे में हमने कुछ दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बातें की थी, यानी कि कुछ उनके फैक्ट जानने की कोशिश की थी। तो उसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इकट्ठे एक साथ दिए गए हैं, मेन पॉइंट, तो वो मैं यहाँ इसमें लेकर के आई हूँ। आप इनकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम पर जा कर के आप पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा। तो इसमें क्या क्या है कि 1948 में जो है श्रीलंका, जिसको सिलोन पहले कहा जाता था, को आज़ादी मिली। और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी कब, 1948 में। और 44 से 45 पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हुआ था। ऐसे ही 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ था। 65 में भारत पाक युद्ध हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन भी हुआ था। 66 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, क्योंकि 65 के युद्ध के बाद ये ताशकंद समझौता जो है हुआ था। और शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 1971 में क्या होता, और ये 1966 में ही जो है हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ताशकंद में ही उनकी अकस्मात निधन हो जाता है, वहाँ से उनका पार्थिव शरीर भारत आता है। 71 में क्या होता है कि बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा जो है की जाती है। और इसमें क्या होता है कि 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी होते हैं। 1971 में ही
पाक युद्ध होता है, और 1970 जो भारत पाक युद्ध होता है जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति होती है, यानी कि नया देश बांग्लादेश बनता है जो पूर्वी पाकिस्तान होता है। ऐसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है जो बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में होता है। ऐसे ही आगे है 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और 1976 में भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुए थे। 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और 1987 में भारत श्रीलंका समझौता जो है भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान, यानी कि 1987 में जो भारत की शांति सेना थी वो श्रीलंका में गई थी शांति स्थापना के लिए, और 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 88 से 91 तक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में जो हुआ था में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि साफ्ता पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे ही 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, फरक्का संधि। और जो ये शांति सेना है 87 में भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से जो है 1990 तक के बीच में। तो ये जो है मुख्य बिंदु जो इम्पोर्टेंट हैं, ये 20 सालों की मैत्री ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 1971 में हुई थी भारत और सोवियत के बीच में, और भारत पाक युद्ध सभी को पता है, बांग्लादेश तैयार हुआ था इसमें। 72 में शिमला समझौता होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको मैंने NCERT में भी करा रखा है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है उसमें भी करा रखा है हमने इन सब चीज़ों को। और ये सिलोन यानी कि जो श्रीलंका है उसको आज़ादी 1948 में मिलती है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और फरक्का संधि के बारे में हमने जान ही लिया है। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। इसके बारे में कल हमने बात की थी, जो कहाँ पर जो है भारत ने किए थे और कहाँ पर जो है पाकिस्तान ने किए थे। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कल के NCERT में हमने इन दोनों को बताया कि कहाँ कहाँ पर ये परमाणु परीक्षण दोनों ने किए थे, दोनों देशों ने। 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1919 में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक हुई थी जो कि असफल रही। और 2004 में 12वां दक्षेस सम्मेलन मुक्त व्यापार संधि साफ्ता पर हस्ताक्षर हुए। तो ये सारी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित हैं। आज का टॉपिक हम उठाएंगे। और ये और दो पॉइंट बचे हैं। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना, ये है। और नवंबर 2014 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो ये जो है 2014 में ये भी इम्पोर्टेंट है कि काठमांडू में कौन सा दक्षेस सम्मेलन हुआ था, तो 18वां हुआ था। आज हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो ये देखो, ये निशान है, ये जो चिन्ह है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। तो ये चारों तरफ क्या है, जैतून की पत्तियां हैं, और ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है। ये पत्तियां क्या है, विश्व शांति का संकेत करती हैं। तो 3 चीज़ें इसमें हैं कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें दुनिया का नक्शा बना है, जैतून की पत्तियां हैं,
और ये पत्तियां विश्व शांति की संकेत करती हैं। आगे है एक छोटा सा फैक्ट है, और यह है कि 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए ये हमला ज़रूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक इसमें मारे गए इस हमले में, और कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद में यानी कि अगस्त में पास किया, और क्या हुआ इसके बाद कि इजरायली सेना इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसमें यहाँ से ये बातें निकल के आ रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ उतना प्रभावशाली नहीं है। ये जो लीग ऑफ नेशंस था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, तो जब वो असफल होता है तो उसी के उत्तराधिकारी के रूप में ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है, यानी कि उसकी जगह पे इसकी स्थापना की जाती है 1945 में, जिसकी शुरुआत जो है, जिसकी जड़ें ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। इस पे काम जो है धीरे धीरे हस्ताक्षर वगैरह शुरू हो गए थे। लेकिन ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, इस पे अमेरिका का प्रभुत्व साफ साफ दिखाई पड़ता है। और जो है अमेरिका, अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि जो आदेश हैं या उसके जो सुझाव हैं, तो ये इसको जो है देश कितना मतलब ढंग से लेते हैं, कितना इसको फॉलो करते हैं, तो उस पर भी बाकी देशों का तो फॉलो कर भी लेते हैं जो, लेकिन अमेरिका क्या होता है वो अपनी मनमानी करता है। वो जो उसको करना होता, कई केस ऐसे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है उन चीज़ों को करने से मना किया, लेकिन अमेरिका ने किया, कई देशों पे आक्रमण किया या कुछ अपना जो प्रोग्राम थे उनको चलाए अपने अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है उतनी सार्थक संस्था नहीं है, और इसमें जो कुछ देश हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, बहुत प्रभाव है, और कुछ और ये इसका जो है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं या इसकी सलाह होती है, इसके जो आदेश होते हैं, वो ये देश जो है मानते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ दूसरा पक्ष ये कहता है कि जब अमेरिका एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, यानी कि इतनी ताकतवर देश के रूप में उभरा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर सभी देश मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ना चाहेंगे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतना वो शक्तिशाली है, इतना उसका सैन्य संगठन जो है मजबूत है। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, एटलीस्ट यहाँ पर सभी देश मिल बैठ करके उसकी नीतियों का विरोध तो कर सकते हैं। उसकी नीतियों में क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, उनको तो गिना सकते हैं। और जब इस तरह से बैठकर एक दूसरे का सिर खाएंगे सभी जो राष्ट्र, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हल निकलने की उम्मीद रहेगी। बनस्पत की लड़ाई हो, इससे अच्छा है कि मतलब मिल बैठ करके कुछ हल निकाला जाए। तो ये बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है, फिर भी कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो है वहाँ पर, जहाँ पर हम मिल बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, किसी अच्छी नीति के बारे को किसी अच्छी नीति का निर्माण कर सकते हैं या बुरी नीति का विरोध कर सकते हैं। तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसमें ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो प्रभावशाली या धनिक राष्ट्र हैं उनकी वहाँ पर चलती है। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी एक पक्ष ये कहता है कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ है, कोई एक फोरम है जहाँ सारे देश मिल बैठ करके बातचीत तो कर सकते हैं, एक सोल्यूशन तो निकालने की शुरुआत कर सकते हैं। इसी पर आगे बोला गया है कुछ जो ये जैसे दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। तो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो ये हैमरशोल्ड हैं महासचिव, तो इन्होंने बोला थे, दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला है बतकही की चौपाल। ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है
कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। तो ये किसने कहा था? ये शशि थरूर जो हमारे देश के नेता हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव थे। ठीक है, तो ये शशि थरूर के द्वारा कहा गया है। चलिए हम आते हैं अब जो है अपने मेन पॉइंट पर। जो हमने जैसे बात किया कि लीग ऑफ नेशन है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका गठन किया गया। इसलिए गठन किया गया कि अगला विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी जो लीग ऑफ नेशन था वो असफल हुआ और दूसरा विश्व युद्ध जो है रोकने में सफल नहीं हुआ और दूसरा विश्व युद्ध जो है और भी ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद क्या है कि फिर जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की उसी की जगह पर इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में होती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी से उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तभी से उसके जो है एक भूमिका बनाना, एक नींव रखने का काम शुरू हो गया था। तो अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे और ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल थे, यानी कि ब्रिटेन के, और चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो दो, अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूजवेल्ट एंड चर्चिल, तो इन्होंने अटलांटिक चार्टर जो था उस पर हस्ताक्षर किए। फिर क्या हुआ कि जनवरी 1942 में क्या होता है कि धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। पहले तो ये दोनों देश के जो है प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्राध्यक्ष बाहर आए, प्रधानमंत्री आए, और रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो उन्होंने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जो क्या होता है कि जो धुरी शक्तियों के खिलाफ जो मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, यानी कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे थे, तो ये जो लड़ रहे थे, तो इनमें क्या 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए इन्होंने भी। उसके बाद फरवरी 1945 में यहाँ पर हो गया। फिर क्या होता है कि जो है 1945 में 3 बड़े नेता कौन कौन से थे? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट अमेरिका के हुए, चर्चिल ब्रिटानी हो गए, स्टालिन जो है रूस के हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। तीनों नेता जो है इसकी भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। अप्रैल मई 1945 में क्या होता है कि सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। अप्रैल से मई के बीच में 2 महीने। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। फिर क्या होता है, जब मई में ये सम्मेलन खत्म हो जाता है तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। जून में 26 जून को जो है 50 ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड उस समय नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पर कोई एक स्थिर सरकार नहीं थी, यानी कि चुनाव वगैरह का प्रोसेस चल रहा था। तो ये हुआ कि जब मतलब उसके यहाँ सरकार बन गई तब ये अक्टूबर में जो है 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। बाकी सब 50 देशों ने 26 जून को किए थे और पोलैंड ने क्या हुआ कि 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। पोलैंड को भी ले लिया गया क्योंकि उस समय उसने हामी भर दी थी, बट हस्ताक्षर कौन करता? सरकार तो होनी चाहिए। तो जब सरकार बन गई इनके यहाँ तो उसके बाद इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। और फिर क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है और इसी यानी कि 24 अक्टूबर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और आगे क्या है? 30 अक्टूबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 30 अक्टूबर 1945 यानी कि
ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 6 दिनों के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 30 अक्टूबर यानी कि सिर्फ 6 दिन बाद जो है भारत इसमें शामिल हो जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। और अब देखते हैं हम जो IMF है यानी कि कुछ जो ये महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये सब NCERT का मटेरियल है, तो मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और बहुत बुरी तरह बनेंगे। जिन चैप्टर में जो चैप्टर फैक्चुअल हैं, जहाँ पर फैक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो चैप्टर मैं अभी लेकर के आ रही हूँ ये बहुत चुने हुए चैप्टर्स हैं और इसमें फैक्ट ही फैक्ट भरे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं आपके। तो इनको जो है इसलिए मैं पूरा जो है थोड़ा सा जो मेन चीज़ है उसको पूरा का पूरा ले आती हूँ ताकि आप उसको खुद भी पढ़ सकें और मैं बता रही हूँ तो समझ सकें और अपने नोट्स खुद बनाइए। कॉपी ये देख के चलिए कि आपके हाथ में कॉपी और पेन हो ताकि आप यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उठा करके लिख सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है NCERT आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। तो क्या होता है कि शीत युद्ध के बाद समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें खासकर कौन से थे? विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो अर्थव्यवस्था को जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के और इम्प्रूवमेंट के संदर्भ में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या है, यह संगठन क्या है, करता क्या है, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, यानी कि ये ऋण वगैरह भी देता है। 189 जो है देश इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। कब? 2016 के अकॉर्डिंग कितने हैं? 189 यानी 189। ये 2016 में इतने इसके जो है IMF के सदस्य देश थे, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या है कि हर देश की जो राय होती है उसका वजन अलग अलग है। जो समूह 7 यानी कि G7 के जो ग्रुप 7 के सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? अमेरिका। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेंगे कि जो ये अमेरिका है ग्रुप 7, इसमें कौन कौन से देश हैं? ग्रुप 7 में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और कनाडा है। इतने देश जो है ग्रुप 7 में के अंतर्गत आते हैं और इनके पास क्या है 41.29% इनके पास मत है। यहाँ मतों की बात हो रही है। और अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन के पास 6.09% है, भारत के पास 2.64% है, रूस के पास 2.59% है, ब्राज़ील के पास 2.22 और सऊदी अरेबिया के पास कितना है 2.02 है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार हैं। देखिए अमेरिका के पास कितने हैं 16.52 पॉइंट के बाद 52 यस, तो 16.52% मताधिकार सिर्फ किसके पास है? जो ये अमेरिका है इसके पास है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और देखेंगे हम आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, उसके विकास की बात हमने पहले ही कर ली, फिर भी चलिए जो देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के बीच में हुआ था उसे रोक न सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए, जो को हमने अभी अभी बात की थी कि जो लीग ऑफ नेशंस है उसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आया, क्योंकि ये सफल नहीं रहा और ये दूसरा पहले विश्व युद्ध के बाद ये आया कि अगला विश्व युद्ध ये नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध होता है, इसलिए इसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आगे देखेंगे लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी।
यानी कि 193 देश इसमें शामिल थे। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। जो वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 जो सबसे मेन अंगों की बात की जाए तो ये 6 अंग हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो आम सभा है, इसमें सभी को मतलब बराबर, हर एक को बराबर जो है वोट प्राप्त है, वो है 1 वोट। 1 वोट सभी को प्राप्त है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। जो इसकी सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने? 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनके बारे में बात करेंगे हम। स्थायी सदस्यों में कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये जो सुरक्षा परिषद है ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतभेद हैं लोगों में, बहुत ज़्यादा असंतोष भी है। तो कैसे है कि इस सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि इसके बनते ही बन गए थे। तब से लेके आज तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। भारत इसकी दावेदारी करता है, लेकिन चीन जो है हर बार अपना वीटो का प्रयोग करके इसको जो है सफल नहीं होने देता है। और लेकिन दूसरी तरह जो पर्यवेक्षक हैं वो ये कहते हैं कि अगर भारत को दी जाएगी स्थायी सीट तो उसके साथ साथ जो उभरती हुई शक्तियां हैं जैसे कि ब्राज़ील वगैरह, इनको भी स्थायी सीट जो है वहाँ पर देनी पड़ेगी, स्थायी सदस्यता इनको देनी पड़ेगी। और भी पर्यवेक्षक हैं वो कहते हैं कि किस आधार पर देना चाहिए, ये एक निश्चित करना चाहिए। भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर देना चाहिए कि इस भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिनिधि हों, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। यदि आप ये देखते हैं कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ होना चाहिए, स्थायी सीट इनकी होनी चाहिए, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो या ताकतवर उभरते हुए देश जो हैं उनको जो है स्थायी सीट देनी है, तो मतलब किस आधार पे स्थायी सीट देंगे, और एक आधार पे देंगे तो दूसरा आधार भी अपनी आवाज़ उठाएगा। तो चीन तो वीटो अपना प्रयोग करके भारत को बनने नहीं दे रहा है। और भी जो रिसेंट अभी आने वाले सालों में किसी भी देश की जो है स्थायी सदस्य बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है विवाद है, यानी कि बहुत ज़्यादा तर्क हैं। तो किस तर्क को लेकर के आगे बढ़ा जाए, किस आधार को लेकर के आगे बढ़ा जाए, इसके लिए भी टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो अभी रिसेंट ईयर में कोई भी जो है स्थायी सदस्य बनने वाला नहीं है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो सुरक्षा परिषद की बात कर लें, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और कितने हैं, और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्या है कि ये अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष की अवधि इनकी होती, यानी कि 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और जब ये एक बार अपनी अवधि यानी कार्यकाल अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद यानी कि जस्ट अगले चुनाव में इनको चुना नहीं जाता है। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं चुना जाता, दूसरे प्रतिनिधि आते हैं, दूसरे सदस्य जो है दूसरे सदस्य देश इसके जो है सदस्य बनते हैं, अस्थायी सदस्य बनते हैं। किसके? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। विश्व के सभी महादेशों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ से ये जो है यहाँ आते हैं, इसमें अस्थायी सदस्य बनते हैं नंबर बाय नंबर। सुरक्षा परिषद जो है की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। तो देख लीजिए कि जब ये सुरक्षा परिषद जो है बनी थी तो इसमें संख्या कितनी थी? 11। फिर 1965 में इसको बढ़ा करके 15 कर दिया गया, जिसमें कि जो अस्थायी सदस्य थे सिर्फ उसी में चेंजेस हुए। जो स्थायी सदस्य 5 सदस्य थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चाइना, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वो जस के तस बने रहे। तो ये सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ बातें हैं जो हमने अभी कर ली। मेन जो है बातें यही हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। और आगे हम देखेंगे कि जो वर्तमान
महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं, यानी कि UNHCR, यूनाइटेड नेशंस जो रिफ्यूजियों के लिए ये हाई कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके जो है क्या रहे हैं, ये कमिश्नर रहे हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन है फॉर रिफ्यूजीज़ के लिए, तो उसके ये हाई कमिश्नर रहे 2005 से 15 तक, यानी कि 10 साल। अगला है कि आगे क्या है, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। कुछ तो हमने जो IMF वगैरह, जो विश्व बैंक वगैरह हैं, उनकी बात की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब की बात की। तो ये तो सीधे सीधे जो है बहुत अच्छे से लोगों को जो है ऋण प्रदान करती हैं। जो गरीब देश हैं उनको क्या करती हैं कि उनको, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको ऋण वापस करने के लिए भी नहीं कहती कि ठीक है तुम ले जाओ भाई, कर लो अपने देश का भला इतने में जितना कर पाते हो। और बाकी लोगों, जो बाकी देश हैं जो ठीक ठाक हालत में हैं, उनको सस्ते दर पे ऋण देती हैं। और ये सब बातें उनकी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां बनाई गई हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, UNDP। ऐसे ही दूसरी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, UNHRC, जिसकी बात अभी हम ऊपर कर रहे थे। ये ह्यूमन राइट कमीशन है, वो तो रिफ्यूजी कमीशन था, तो ठीक है, ये अलग है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। यस, इसकी बात कर रहे थे हम, फॉर रिफ्यूजी, जिसके कि गुतेरेस 2005 से 15 के बीच में कमिश्नर रहे। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं, यूनिसेफ। तो जो यूनाइटेड नेशन बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि यूनिसेफ इसको बोलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, यूनेस्को। तो यूनेस्को में जैसे कोई कल्चर है किसी देश का, बहुत ही कल्चर है, पुराना है, तो और कोई इमारत है, तो ये सब यूनेस्को के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारे जो हैं शामिल हैं इसमें। जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए जो अन्य एजेंसियां हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण हैं। दी तो गई और भी ज़्यादा हैं, चार्ट में हैं, लेकिन जिनके बारे में जो है अलग से एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये आप जो है पक्का इनको देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनका या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ये मतलब इनका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम दे देगा, या फिर इनके बारे में ये किस चीज़ से संबंधित हैं। ना फुल फॉर्म पूछ के WHO दे देगा किस चीज़ से संबंधित हैं। तो भाई ये क्या है, इसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हेल्थ से संबंधित है। तो ऐसे करके आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना है, तो इसको हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है अगर हम बात करें तो 6 मेन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आम सभा, फिर होती है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, और 2 और होते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायता परिषद। जो ये न्यायता परिषद है, ये अब इसको स्थगित कर दिया गया है। चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो आम सभा है, इसमें 193 सदस्य के प्रतिनिधि हैं, यानी कि अभी क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें टोटल 193 सदस्य हैं, और जो ये 193 सदस्य हैं, इन सभी का प्रतिनिधित्व होता है, ये आम सभा में होता है, आम सभा में होता है। और तो यानी कि सभी सारे के सारे सदस्य इस आम सभा में आकर के बैठते हैं। इनके प्रतिनिधि यानी सदस्य देश जो हैं, इनके प्रतिनिधि इस सभा में के मेंबर होते हैं। सभी को एक समान मत, सभी को जो है एक समान मतदान का अधिकार है, यानी कि सभी के एक एक वोट हैं। और प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और
जो प्रमुख निर्णय होते हैं उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, और जो सामान्य बाकी के होते हैं यानी कि साधारण जो निर्णय होते हैं उसके लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो जो निर्णय यहाँ पर आम सभा में किया जाता है वो सभी जो सदस्य देश होते हैं उन पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला हमारा सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो है शक्तिशाली आप कह सकते हैं, और या फिर सबसे विवादास्पद ये जो है अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, जो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, हमने अभी बात की। और तो इनके पांचों के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है, यानी कि निषेधाधिकार होता है। और ये निषेधाधिकार इनके पास ऐसा होता है कि अगर मान लिया 4 लोगों ने जो 5 हैं स्थायी सदस्य, उसमें से 4 ने किसी चीज़ को, किसी मसले को, निर्णय को अप्रूव कर दिया, लेकिन एक ने अपना वीटो पावर, निषेधाधिकार इस्तेमाल कर दिया, तो उन 4 की वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो वीटो पावर यूज कर दिया गया उसकी वैल्यू होगी, यानी कि वो जो है निर्णय कानून आगे मतलब वहीं पे रद्द हो जाएगा। इसी प्रकार अगर चाहे उसमें जैसे 4 ने अप्रूव कर दिया और साथ में सारे स्थायी जो अस्थायी देश हैं 10, उन्होंने भी साथ में मिलकर के उस निर्णय के पक्ष में मतदान कर दिया, उसके बाद भी अगर एक वीटो पावर आ जाता है तब भी जो है निर्णय वो रद्द हो जाएगा। यानी कि वीटो की इतनी शक्ति है कि सभी सदस्यों ने पक्ष में मतदान करने के बाद भी अगर एक वीटो आता है तो वो रद्द हो जाएगा। ये जो है इसका विशेषाधिकार है, ये बहुत तगड़ा अधिकार है, वीटो पावर या निषेधाधिकार। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है, और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। जो यहाँ के निर्णय होते हैं वो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं, और इसका चुनाव आम सभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। और इसमें एक बात और है कि इसमें जो सदस्य जैसे 2 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद जब दोबारा चुनाव का टाइम आता है तो उन्हीं सदस्यों को तत्काल यानी कि जस्ट अगले चुनाव में उनको चुना नहीं जाता है। कुछ दूसरे सदस्य आएंगे, हाँ, उसके बाद जो है फिर उनको आगे फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन जस्ट उसके बाद तत्काल बाद उनको जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव जो है 9 वर्षों के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। जो आम सभा है और सुरक्षा परिषद है तो दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। अगला है सचिवालय। तो अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है, यानी कि जो सचिवालय जो सभी अंगों के कार्य हैं उनको संपादन करने के लिए ये जो सचिवालय बनाया गया है, ये विश्व का सबसे बड़ा सचिवालय है और ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है, यहाँ पर कार्य करता है। सभी जो अंग हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, यानी कि पूरी फाइलें वगैरह यहाँ पर होती हैं। अगला है इसका प्रधान महासचिव होता है, यानी कि जो महासचिव होता ये इसका प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर करती है, यानी कि सलाह तो यहाँ कही जा रही है लेकिन उसमें पूरा सुरक्षा परिषद का जो है रोल होता है। सुरक्षा परिषद जिसको कहती है उसी को आम सभा जो है नियुक्त कर देती है। तो सुरक्षा परिषद का यहाँ बड़ा रोल होता है महासचिव की नियुक्ति पर। अगला है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें क्या होता है, सभी जो सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। इसमें क्या 3 वर्षों के लिए होता है और सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य इसमें आते हैं, यानी कि जितने भौगोलिक क्षेत्र हैं पूरी दुनिया के हर भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य यहाँ से आते हैं। तो ये बात है, ये भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के आधार पर ये आर्थिक और सामाजिक परिषद बनाई जाती है। 54 सदस्य होते हैं और 3 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है? जो आम सभा द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। 3 वर्षों के लिए 54 सदस्य होते हैं, भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लास्ट है न्यासिता परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी प्लाऊ के आज़ाद होने के साथ ही, यानी कि जो प्लाऊ था उसके आज़ाद होने के साथ ही
1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित कर दी गई है। तो यानी कि ये क्या करते कि जिन देशों पे जो आज़ादी जिनको नहीं मिली थी, तो उनकी जो है ये वहाँ के मानवाधिकार, ये सब चीज़ों को देखना और उनकी आज़ादी के लिए जो है प्रयास करना, ये सारी बातें इसकी थी न्यायसदा परिषद की। और जो इनका अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी था, कौन सा था? प्लाऊ था। और जैसे ये आज़ाद हो गया, कब? 1 नवंबर 1994 को ये आज़ाद हो गया था। उसके बाद से तब से ये जो है ये परिषद यानी कि ये अंग इसका मतलब एक प्रकार से बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं बची है। कि ये जो है जो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे उनके लिए ये बनाया गया था। यहाँ पर जो है महासचिव की बात दी गई है। यहाँ पर महासचिव की बात दी गई है कि जो 1946 से जब से इसका गठन हुआ तब से अब तक कौन कौन से महासचिव रहे, तो उनके बारे में बताएगी। जैसे ट्राइगुलिनिन, ये क्या थे? 1946 से 1952 के बीच में ये महासचिव रहे। नॉर्वे से थे, वकील और विदेश मंत्री थे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास, कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना झेलना पड़ा इनको। दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया और महासचिव के पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे डेग हैमरशोल्ड जो थे ये 1953 में 1961 तक ये रहे। ये स्वीडन से थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो क्या कहता है कि लोगों को स्वर्ग तक न ले जाने का रास्ता ना हो करके, बल्कि ये नरक से बचाने का एक संगठन है। तो इन्होंने कहा था। जो दूसरे थे महासचिव हैमरशोल्ड ने, इन्होंने कहा था। ऐसे यू थॉट हैं, ये 61 से 71 तक रहे हैं। यहाँ के जो ये म्यांमार बर्मा से बिलोंग करते हैं और ये यू थॉट जो है 1961 से 71 तक जो है महासचिव रहे हैं। ऐसे कुर्ट वाल्डहीम, ये भी 1972 से 1981 तक रहे हैं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे जेवियर पेरेज द कुइयार, ये 1982 से 1991 से रहे हैं और पेरू से बिलोंग करते हैं। ऐसे बुतरस बुतरस घाली, ये मिस्र से बिलोंग करते हैं और 1992 से 1996 के बीच में ये रहे हैं। और इनका क्या हुआ कि जो बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे इन पर, और गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। और इसी तरह कोफी ए अन्नान है, ये 1997 से 2006 तक रहे, घाना से बिलोंग करते हैं। बान की मून है, ये 2007 से 2016 तक कोरिया गणराज्य यानी कि दक्षिण कोरिया से ये बिलोंग करते हैं। आगे है अंतोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुतेरेस, ये इनका नाम है। ये पुर्तगाल से जो है बिलोंग करते हैं। 2017 से जो है ये क्या है? महासचिव हैं और ये 9वें महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं 1995 से 2002 के बीच में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ रहे हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है उसके ये हाई कमिश्नर रहे हैं 2005 से 15 के बीच में। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष 1999 से 2005 तक रहे हैं। अभी क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। 2017 में इनका सिलेक्शन हुआ था। आगे देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। जो विश्व बैंक था उसकी औपचारिक स्थापना होती है। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। जो विकासशील देश हैं तो उसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह बैंक मानवीय विकास में क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, इसमें सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा में प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा में सड़क, शहरी विकास, बिजली, ये सभी आ गए। तथा सुशासन, कदाचार का विरोध,
सुशासन में क्या है, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। तो इन सब चीज़ों पर ये काम करता है और विकासशील देशों से संबंधित है। विकासशील देशों के संदर्भ में ही इसकी स्थापना की गई है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है तथा ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो ये हो गई जो है किसके बारे में, जो विश्व बैंक है इसके बारे में। इसकी 1944 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बारे में हमने देख ही लिया है। अगला फैक्ट है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है, यानी कि जो है 1/5 1/5 हिस्सा जो है यहाँ निवास करता है। इसके अतिरिक्त और क्या एक भारत की विशेषता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अब हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी और ये भी जो है किसी संगठन का उत्तराधिकारी है। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। यानी कि जैसे जो वो हमारा लीग ऑफ नेशंस के जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, UNO बनाया गया, उसी तरह ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में गेट भी बोलते हैं, गेट, इसके स्थान पर जो है ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना होती है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। तो ये जो है दूसरे विश्व युद्ध, ये गेट क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था और फिर इसको रिप्लेस करके WTO की स्थापना कब होती है, 1995 में होती है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 164 है 2016 के अनुसार। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियाँ विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित सधते हों। यानी कि उन्होंने ऐसे नियम बना लिए हैं कि उनके हित सध रहे हैं, बाकी जो विकासशील देश हैं उनके बहुत हितकारी नहीं हैं। तो विकासशील देशों की बहुत सारे लोगों की यानी कि बहुधा यही शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती रहती हैं, यानी कि बड़ी आर्थिक ताकतों का उनके ऊपर दबाव है, बोलबाला है, वहाँ पर उन्हीं की बातें जो हैं सुनी जाती, उन्हीं के नियम जो नियम उनके लिए हितकारी हैं वही वहाँ पर बनते हैं, ऐसा जो है। और बाकी विकासशील देशों को दरकिनार कर दिया गया है। विकासशील देशों के हित के लिए वहाँ पर बात जो है नहीं सोची जाती है, उनके प्राकृतिक रिसोर्सेज को निकालने के लिए, यानी कि उनको हड़पने की एक प्रकार से वहाँ पर जो है नीतियाँ तैयार की गई हैं। चलिए आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA कहा जाता है, तो इनको आपकी बुक में अलग से दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप रट लीजिए। NCERT को जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रही हूँ ये रट लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से आएंगे। तो जो चीज़ें अलग से दी गई हैं जैसे कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, विश्व बैंक, WTO, WHO, इन सबको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ के और लिखेंगे अपने नोट्स में। जब एक बार लिख लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। तो इसको भूलना मत, लिखना है, इसको लिखते ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। लिखना जो है सक्सेस का एक कुंजी है। जितना आप लिखेंगे उतना चीज़ें माइंड में आपकी जल्दी बैठेंगी, लॉन्ग टाइम के लिए बैठेंगी। तो अगर आपको सक्सेस पानी है तो पेन और पेपर का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे जितना डिजिटलाइजेशन हो जाए। डिजिटल जो है एक अलग एरिया है, पेन पेपर लेकर के अपने माइंड को बिजी रखना, फुली फोकस्ड रखना एक अलग बात है। तो देखेंगे जो IAEA है इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन जो परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर बढ़ावा देने
और यानी कि जो शांतिपूर्ण उपयोग होते हैं उसके जो ऊर्जा बनाने के लिए, इसके लिए उपयोग पर बल देता है और सैन्य उद्देश्यों यानी के इस्तेमाल पर रोकने की कोशिश करता है, यानी कि जो ये हथियार वगैरह हैं इनके लिए रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं तो विश्व की जो परमाणु की सुविधाएं होती हैं परमाणु संबंधी, तो इनकी जो है सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। तो जो नागरिक परमाणु संयंत्र हैं वो सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो, वो क्या हो, शांतिपूर्ण उपयोग हो, यानी कि उनका उपयोग जो है एनर्जी वगैरह बनाने के लिए और दूसरी जो है विकास के कामों में किया जाए। तो नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो, इस बात का ये ध्यान रखते हैं। कौन है ये? IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है। इसका जो है गठन कब होता है? इसका गठन 1957 में होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं। यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर जो है नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर रहता है। तो जो नागरिकों के खिलाफ सरकार का दुर्व्यवहार होता है या उनके जो है मानवाधिकार होते हैं उन पर ये सरकार ध्यान नहीं देती, उनके अकॉर्डिंग नीति और नियम नहीं बनाती है, तो उन पर ये रिपोर्ट तैयार करती है, तो सरकारों को खटकती है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान है, इन सब चीज़ों में ये इसकी रिपोर्ट जो है बहुत काम आती है। आगे इसी तरह की एक दूसरी जो है संस्था है, जो क्या है, ह्यूमन राइट वॉच। ये भी एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह, और यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। तो चाहे ह्यूमन राइट वॉच हो और चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ये दोनों ही क्या है, स्वयंसेवी संगठन हैं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये बात करती हैं, उन पर ये रिपोर्ट तैयार करती हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। तो ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। तो ये सारी बातें हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ से। अब ये जो है, जैसे हमने देखा कि संयुक्त जो ये हमने अभी ये देखा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है संस्था है, संगठन है, उसमें क्या है, जो अलग अलग देश हैं उनका मताधिकार यानी कि उनके मतों का वजन अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका का 16 पॉइंट समथिंग था, और जो जितने G7 थे यानी कि समूह 7 के सदस्य देश थे, तो उनका टोटल जो है 42 के आसपास था। तो इस तरह से क्या है, उनके मतों का वजन सबका अलग अलग है। उसमें जो है भारत का 2.64 था। तो इसी तरह से क्या होता है, ये सब चीज़ें किस पे डिसाइड होती हैं? ये सब चीज़ें उस पर डिसाइड होती हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में किस देश का कितना योगदान है। तो जितना बड़ा योगदान होगा उतना उसकी बातों का वजन होगा वहाँ पर, उतना उसके मतों का वजन रहता है। तो सीधी बात है, जितना धन हम देंगे उतना हमें वहाँ से जो है रिस्पेक्ट, अधिकार और मतों जो है बातों का वजन, ये सब बदले में मिलता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है कितना देता है, 22 जो है ये % देता है, किसमें योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सालाना बजट होता है उसका 22% अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका देता है। चीन 12% देता है, जापान 8.5% देता है, जर्मनी 6 देता है, UK 4 देता है। देखिए
यूनाइटेड किंगडम जो है कितना है 4.5 देता है, फ्रांस 4.4 देता है, इटली 3.3 देता है, ब्राज़ील 2.9 देता है, कनाडा 2.7 देता है, रूस 2.4 देता है, दक्षिण कोरिया 2.2 देता है, एंड ऑस्ट्रेलिया 2.2, स्पेन 2.1, तुर्की 1.3, नीदरलैंड 1.3 और मैक्सिको 1.3, सऊदी अरब 1.1, इसी तरह अर्जेंटीना, स्वीडन। भारत कितना देता है ये देखने वाली बात है, 0.8 ये भारत देता है। तो एक यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान कितना है, तो 0.8 है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखनी है संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना योगदान है, ये इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ी जाती हैं, क्या इम्पोर्टेंट वो देखा जाता है। तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का 22% है और चीन का 12% है, इतना देख लीजिए पर्याप्त है। तो शुरू जो स्टार्टिंग के 2-3 देश देख लीजिए और लास्ट का अपना जो है भारत देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा देश है तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और IMF, विश्व बैंक और इंटरनेशनल एमनेस्टी जो कि मानवाधिकार है, प्लस ह्यूमन राइट वॉच जो कि अमेरिका का जो है सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके शॉर्ट नोट्स आप बना करके और इनको थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आना ही आना है। साथ में हम जो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो कुछ एजेंसियाँ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि कुछ की बात तो हमने कर ली है अलग से, जो वहाँ पर हमने PDF में डाले हैं कुछ। यहाँ पर विशेष एजेंसियों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO बोलते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO एंड अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एजेंसियां भी पूछते हैं, तो अगर आप सारी एजेंसियों को नहीं याद कर सकते हैं, सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो इतना तो पक्का पढ़ लीजिए। और 99% यही चांसेस होते हैं कि NCERT से ही उठा करके देते हैं। कुछ यहाँ पर भी हैं, जैसे अंक टाट दिया गया है व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंक टाट दिया गया है पर्यावरण कार्यक्रम, तो UNEP है। ऐसे ही विकास कार्यक्रम UNDP है, जिसकी बात हमने अभी पहले भी कर ली थी। बाल कोष में यूनिसेफ हमने बात की है, जनसंख्या कोष UNFPA इसकी बात नहीं की है, शरणार्थी उच्चायोग की बात की है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP की भी हमने बात कर ली है। तो और ये क्या है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा इसकी बात हमने कर ली है अलग से, IAEA, और शोध और प्रशिक्षण संस्थान UNRIST। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा देख लेंगे, और थोड़ा सा 1-2 बार अगर देख लेंगे तो जैसे ही उसमें ऑप्शन आएंगे आप टिक कर देंगे। तो ये एजेंसियां जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो हैं क्या हैं, ये 6 जो है अंग हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 एंड 6। क्या स्थगित कर दिया गया है, तो न्यासिता ये इसको स्थगित कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं देखने वाली चीज़ें हैं। जो WTO है विश्व व्यापार, तो ये किसका उत्तराधिकारी है, ये GATT गेट का उत्तराधिकारी है। और ये गेट कब बना था, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका अस्तित्व में आया था, और WTO 1995 में बना है। इसको रिप्लेस किया है, गेट को रिप्लेस किया है विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं इसको। तो आज के लिए हमने जो ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसमें जो है बुतरस घाली को आप इम्पॉर्टेंट हैं ये पढ़ लेंगे, और ये सबसे ज़्यादा एंटोनियो ये जो है गुतेरेस हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आप सभी को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जो है मेन महासचिव हैं, इनके बारे में देख लेंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं हमने वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी आपके NCERT में दिया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, NCERT के अंदर है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आप मान के चलिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक और नए चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।